हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 सब्जेक्ट, जो कि बीटेक सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने यूनिट 4 की वन शॉट रिवीजन क्लास की तरफ। यूनिट 4 है हमारी यहाँ पर स्टैटिकल टेक्निक सेकंड। जो ये यूनिट 4 है, ये हमारी बेसिकली किस पर बेस्ड है? ये हमारी पूरी प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड। अब देखो प्रोबेबिलिटी होती क्या है हमारी। प्रोबेबिलिटी एक तरीके से क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है। भाई पॉसिबिलिटी तो होती है, पॉसिबिलिटी हमारी क्या होती है? एक तरीके से प्रोबेबिलिटी होती है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, पहले इनको देख लेते हैं एंड देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ट्रायल्स एंड इवेंट। अब ट्रायल्स क्या होते हैं एंड इवेंट क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर ट्रायल्स की बात करूं, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रायल्स की, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉइन लिया। क्या किया? एक कॉइन लिया। एक कॉइन को मैंने क्या किया? टॉस्ड किया, उछाला। ठीक है, क्या किया मैंने? एक कॉइन लिया, एक कॉइन को मैंने उछाला। जो मैंने ये उछाला है भाई, एक कॉइन लिया, एक कॉइन को मैंने क्या किया? टॉस किया। तो यही हमारी क्या कहलाई जाती है? यही हमारा कहलाया जाता है यहाँ पर ट्रायल। ठीक है, क्या कहलाया जाता है? ट्रायल। अब ट्रायल तो आपको समझ में आ गया कि ट्रायल होता क्या है। अगर मैं यहाँ पर इवेंट की बात करूं, अब मैंने यहाँ पर क्या किया? एक कॉइन लिया, एक कॉइन को टॉस्ड किया, तो वो तो हमारा ट्रायल कहलाया गया। अब जो मैंने उसको टॉस्ड किया है, टॉस करने पर जहां मेरा भाई कॉइन को अगर मैं उछालूंगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये जो हेड आना है या फिर टेल आना है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट। आया सभी को समझ में? ट्रायल और इवेंट क्या होता है? ट्रायल एक तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है, किसी चीज को करने को हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल। एंड इवेंट क्या होता है? जब वो एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है? इवेंट कहलाया जाता है। आया सभी को समझ में? ट्रायल को हम एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, इवेंट तो इवेंट है ही। अब देखो, अब यहाँ पर हम बात करें एग्जॉस्टिव इवेंट। अब एग्जॉस्टिव इवेंट है क्या है यहाँ पर? The total number of all possible outcomes in any trial is an exhaustive event. The total number of all possible outcomes. अब मैंने यहाँ पर क्या कहा? All possible outcomes. देखो यहाँ पर मैंने एक कॉइन को ही छाना था, A coin is tossed. हमने यहाँ पर क्या किया? एक कॉइन को टोस्ट किया। तो यहाँ पर हमें पता है जब हम टोस करेंगे, उछालेंगे, तो या तो भाई हेड आएगा या फिर हमारा टेल आएगा, यही तो है। तो द टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन एग्जॉस्टिव इवेंट, या फिर हम इसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं हम इसे? सैंपल स्पेस या फिर हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट। अब बात करते हैं यहाँ पर हम फेवरेबल इवेंट की। अगर यहाँ पर हम फेवरेबल इवेंट की बात करें, अब सैंपल स्पेस तो हमें पता चल गया भाई हेड आना है कि टेल आना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फेवरेबल इवेंट। मैंने कहा कि एक कॉइन मैंने उछाला, उछालने के बाद हमें पता है या हेड आएगा या टेल आएगा। मैंने कहा कि हेड आना है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड आना है। तो ये जो हेड आ रहा है कि मैंने कॉइन को उछाला कि हेड आना चाहिए, अब जो हेड आना है तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है? फेवरेबल इवेंट। क्या कहलाया जाता है? फेवरेबल इवेंट। आया सभी को समझ में? फेवरेबल इवेंट क्या होता है यहाँ पर भाई? हाँ, मैंने एक सिक्के को उछाला, उछालने पर मेरे को पता है हेड आएगा या टेल आएगा, और हमें यहाँ पर फिर पता है कि हेड और टेल में से अगर कोई एक भी आता है, मतलब हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है। तो मैंने बोला कि हेड आना है, तो हेड आएगा तो वो हमारा क्या कहलाया जाएगा? फेवरेबल इवेंट कहलाया जाता है। ठीक है, आया सभी को समझ में? तो वो हमारा क्या होता है? फेवरेबल इवेंट। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? Event are said to be mutually exclusive if the happening of any one of them precludes the happening of all others. अब देखो ये क्या कह रहा है कि इन हमने क्या किया? एक कॉइन को यहाँ पर उछाला, मैंने कहा कि एक कॉइन को उछालते हैं, इवेंट है हमारा हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखो अगर हम बात करें भाई, हमने यहाँ पर क्या किया? एक कॉइन को उछाला, या हेड आना है या फिर हमारा यहाँ पर टेल आना है। अब देखो हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर टेल आना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है कि यहाँ पर हमारे पास दो इवेंट है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूँ यहाँ पर, तो वो हमारा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये हमारी फाई आती है। यहाँ पर एक रूल्ड आउट होता है,
तो यही हमारा क्या कहलाया जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आया सभी को समझ में क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? अब देखो ये है हमारे यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब है नेक्स्ट यहाँ पर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट क्या है कि हमारे पास दो इवेंट है भाई, दो इवेंट है। अगर हमारा एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड कर रहा है तो वो हमारा डिपेंडेंट इवेंट है, अगर डिपेंड नहीं करता तो वो हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है। आया सभी को समझ में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है? देखो अगर मैंने यहाँ पर बात की, देखो इस तरीके से यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर एक बैग B1 है और यहाँ पर एक बैग B2 है। इस बैग में बॉल है भाई, इस बैग में भी बॉल है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो यहाँ पर ये दोनों बैग जो है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकाल लो, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकाल लो। तो ये हमारे कैसे हुए इंडिपेंडेंट इवेंट कि ये दोनों क्या है, ये बैग एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर डिपेंड करेंगे तो डिपेंडेंट इवेंट होगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए हमारे कुछ टर्म्स। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी है क्या, अभी बताइए प्रोबेबिलिटी है क्या? पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कैसे है कि जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं कॉइन का ही, एक कॉइन इज टॉस्ड। मैंने क्या किया है, कॉइन को उछाला, उछालने पर मेरे को पता है सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट। तो यहाँ पर हमें पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा भाई। एक कॉइन को उछालेंगे तो उछालने पर हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। तो यही तो दो पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा है यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। अगर मैं सिक्के को छालू तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकलती किस तरीके से, प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है हमारे यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, आउटकम्स ये है हमारा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसके यहाँ पर नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऊपर है हमारे यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स जो हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, फेवरेबल आउटकम समझ में आ गया। अब देखो ये है हमारी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की रिप्रेजेंटेशन की, प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो एक एग्जांपल से देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉइन को उछाला, उछालने पर हेड आया टेल आया। मैंने पूछी प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी, टू गेटिंग अ हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, हेड टेल मतलब दो है भाई, हेड आएगा या टेल आएगा। अब हम पूछ रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स क्या है यहाँ पर, हेड आने की, हेड कितनी बार है, एक बार है, तो ये आया 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हेड आने की, 1/2। और टेल आने की पूछो तो टेल आने की भी यही आएगी भाई, टोटल आउटकम्स 2 और टेल कितना है, एक, तो 1/2। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ये तो एक के लिए है। अगर मैं यहाँ पर दो कॉइन की बात करूं भाई, मैंने यहाँ पे क्या किया, टू कॉइन आर टॉस्ड। मैंने यहाँ पर टू कॉइन को उछाला, मैंने यहाँ पर दो कॉइन उछाले, दो कॉइन उछालने पर मेरे को पता है या तो भाई दोनों में हेड हेड आएगा, या एक में हेड दूसरे में टेल आएगा, या पहले में हेड पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा, या फिर दोनों में ही टेल टेल आ सकता है। मतलब चार पॉसिबिलिटी बनेंगी यहाँ पर। देखो कैसे भाई, पहले में हेड हेड आया, दूसरे में हेड टेल आ सकता है, तीसरे में टेल हेड आ सकता है, या फिर दोनों में टेल टेल आ सकता है। इससे अलग तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, ये चार पॉसिबिलिटी बनेंगी यहाँ पर हेड आने की। सॉरी, यहाँ पर दो कॉइन को उछालेंगे तो यही पॉसिबिलिटी बनेंगी हमारे पास। ये है हमारी टोटल पॉसिबिलिटी, कितनी है हमारी यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटी, 4। ये है हमारे यहाँ पर टोटल आउटकम्स। अगर मैं बोलूं यहाँ पर गेटिंग अ 1 टेल कि एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो देखो टेल एक जगह एक एक कहाँ पर आ रहा है भाई, या तो इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है भाई, यहाँ पर टेल आ रहा है, यहाँ पर टेल आ रहा है, आ तो यहाँ पर भी रहा है टेल, लेकिन यहाँ दोनों जगह आ रहा है। मैं पूछ रही सिर्फ एक जगह आने की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, टोटल कितने हैं 4, कितने हैं ये 2 आ गए, तो 2/4 मतलब 1/2।
आ गई। और हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी क्या होती है, 1 के इक्वल होती है या 1 से लेस देन होती है। ठीक है, कभी भी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 से बड़ी नहीं होती है। अगर हमारी 1 से बड़ी आ जाती है तो इट मीन्स दैट कि आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। आया सभी को समझ में? अब देखो, ये थी हमारे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो इतना तो बता दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, अ बैग कंटेन्स 7 व्हाइट बॉल एंड 6 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 7 व्हाइट बॉल है, 6 रेड बॉल है और हमारी 5 ब्लैक बॉल है। एक बैग है, टोटल बॉल कितनी हो गई? अगर मैं टोटल बॉल की बात करूं, 7 व्हाइट प्लस 6 रेड और प्लस 5 ब्लैक बॉल, ये है हमारे पास बॉल। कितनी हो गई यहाँ पर? ये 18 बॉल। भाई टोटल हो गई यहाँ पर हमारी 18 बॉल्स। ठीक है, टोटल बॉल्स है हमारी यहाँ पर 18। अब देखो आगे क्या कह रहा है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। क्या करते हैं, उस बैग में से हम 2 बॉल निकालते हैं। क्या करते हैं, हमने 2 बॉल निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बोथ बी व्हाइट। ये कह रहा है एक बैग है, एक बैग के अंदर व्हाइट बॉल है, रेड बॉल है और ब्लैक बॉल है। उन बॉलों में मतलब उस बैग में से हमने क्या किया, 2 बॉल निकाली। 2 बॉल जो मैंने निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो 2 बॉल निकाली है वो हमारी कैसी है, व्हाइट है। कैसी है यहाँ पर हमारी, व्हाइट है। अब देखो, अब यहाँ पर कितने तरीके से हम बॉल्स को निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ वेज की बात करूं, टू बॉल्स आर ड्रॉन। देखो अब यहाँ पर क्या किया हमने, हम 2 बॉल को कितने तरीके से निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला है हमारे यहाँ पर 18C2 कॉम्बिनेशन है। भाई C2 क्या है हमारा, मतलब C क्या है हमारा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन आपको पता ही है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन ओपन करूँ तो हमें पता है NCR का कॉम्बिनेशन क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारा कॉम्बिनेशन है। अगर हम परम्यूटेशन की बात करें NPR, तो परम्यूटेशन क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज करना है तो हम कॉम्बिनेशन पर ध्यान देंगे। देखो नंबर ऑफ वेज 2 बॉल्स आर ड्रॉन, हम क्या कर सकते हैं, 18C2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम बॉल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहा है यहाँ पर, भाई इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बॉल निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा टोटल केसेस हुए। अब देखो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, भाई ये हम टोटल केसेस मान सकते हैं, टोटल केसेस है हमारे। या कह दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 18 फैक्टोरियल ओपन करते हैं अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 18 माइनस 2 16 फैक्टोरियल। इसको ओपन करो, 18 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 18 माइनस 2 16 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो क्या आएगा, 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 इंटू 16 फैक्टोरियल। 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। n फैक्टोरियल को तो ओपन करना आता है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर आगे और टर्म करनी है तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इसको डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 18, तो कितना है 9 इंटू 17, तो यह है हमारे यहाँ पर 153 वेज। इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2 बॉल निकाल सकते हैं। ये तो हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब उसने क्या कहा है कि हमारे जो 2 बॉल निकाली है वो कैसी है, व्हाइट है। तो अब हम यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स निकालें। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स की बात करूं, एक बैग था, बैग के अंदर 7 व्हाइट बॉल थी, 5 रेड थी, 6 रेड थी और हमारी 5 ब्लैक थी। अब वो कह रहा है कि जो बॉल निकाली है वो हमारी दोनों कैसी होनी चाहिए, व्हाइट। तो व्हाइट बॉल कितनी है 7, तो निकाली कितनी है 2, तो यहाँ पर हमारे कितने वेज हो गए 7C2 वेज। इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, व्हाइट बॉल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब इसका सोल्व करो, ये वेज लिखा हुआ है।
कितना है 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और इनटू में 5 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 और यहाँ पर आएगा 2 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ ये इससे कैंसिल आउट हुआ 7 3 जा 21। इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर अपनी व्हाइट बॉल्स निकाल सकते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी हम लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर व्हाइट। किसकी निकालनी है कि दोनों बॉल्स कैसी है व्हाइट। तो टोटल और यहाँ पर फेवरेबल। अब फेवरेबल कितने हैं यहाँ पर 21 और यहाँ पर कितना है 153 और यही हमारा यहाँ पर क्या है आंसर 21 अपॉन में 153। या तो इसको डिवाइड कर दे डिवाइड करके क्या आएगा यहाँ पर ठीक है 3 7 जा 21 3 5 जा 15 अपॉन ये। अब इसको डिवाइड करोगे ना तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये आ गई हमारे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। आया सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है देखो द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिविलियन कैन हिट अ टारगेट इज 2/5। एक सिविलियन है जो क्या कर रहा है हिट कर रहा है किसी टारगेट को 2/5 प्रोबेबिलिटी के साथ में लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिविलियन कैन हिट अ टारगेट इज 2/5 एंड द प्रोबेबिलिटी that an army officer can hit that same target is 3/5। एक आर्मी ऑफिसर है दूसरा वो क्या कर रहा है उसी यहाँ पर क्या कर रहा है कैन हिट द सेम टारगेट उसी सेम टारगेट को कितने प्रोबेबिलिटी के साथ हिट कर रहा है 3/5 प्रोबेबिलिटी के साथ क्या कर रहा है वो हिट कर रहा है। फिर आगे देखो while the civilian can fire 8 shots in the time। जो सिविलियन है वो क्या कर रहा है वो 8 शॉट फायर कर रहा है और आर्मी ऑफिसर कितने कर रहा है वो 10 शॉट फायर कर रहा है। इफ दे फायर टुगेदर यदि वो दोनों एक साथ फायर करे तो देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आर्मी ऑफिसर शूट्स द टारगेट। तो बताओ कि आर्मी ऑफिसर जो शूट करेगा टारगेट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऐसा भी को समझ में क्वेश्चन क्या है क्या कह रहा है एक सिविलियन है जो टारगेट को हिट कर रहा है कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ 2/5 प्रोबेबिलिटी के साथ हिट कर रहा है और एक दूसरी तरफ आर्मी ऑफिसर है वो उसी सेम टारगेट को कितने प्रोबेबिलिटी के साथ हिट कर रहा है 3/5 प्रोबेबिलिटी के साथ कर रहा है। while the civilian can fire 8 शॉट जबकि जो सिविलियन है वो 8 शॉट फायर करता है और आर्मी ऑफिसर 10 शॉट फायर करता है। तो ये बताओ इफ दे फायर टुगेदर यदि वो दोनों एक साथ फायर करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आर्मी ऑफिसर शूट द टारगेट। तो ये बताओ कि आर्मी ऑफिसर जो शूट करेगा टारगेट वो कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ यहाँ पर क्या करेगा शूट करेगा। तो देखो अब इसे किस तरीके से करेंगे देखो हमें पता है यहाँ पर आर्मी ऑफिसर जो है शूट द टारगेट आर्मी ऑफिसर कितने मतलब आर्मी ऑफिसर क्या कर रहा है शूट द टारगेट कितने कर रहा है भाई 10 शॉट शूट कर रहा है भाई 10 ही तो फायर कर रहा है वो 10 शॉट फायर कर रहा है और यहाँ पर सिविलियन कितने कर रहा है सिविलियन कर रहा है यहाँ पर 8 शॉट ठीक है यहाँ पर सिविलियन ने कितने करे 8 शॉट फायर करे। तो अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर हमें फेवरेबल निकाल लें तो फेवरेबल कंडीशन क्या आएगी यहाँ पर रेशियो में निकालते हैं। देखो फेवरेबल टू द सेकंड पर्सन मतलब आर्मी ऑफिसर। तो यहाँ पर कितनी आ गई 10/8 ठीक है कितनी आ गई यहाँ पर 10/8। अगर हम सम देखें तो इनका 18 आएगा ठीक है तो 10/8 आ गई। अब यहाँ पर देखो आगे क्या कह रहा है अब हम यहाँ पर क्या निकालते हैं भाई अब हम प्रोबेबिलिटी की बात करें यहाँ पर तो आर्मी ऑफिसर कितने प्रोबेबिलिटी के साथ हिट कर रहा था मतलब टारगेट शूट कर रहा था यहाँ पर आर्मी ऑफिसर कर रहा था यहाँ पर 3/5 और हमारा सिविलियन 2/5
द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्मी ऑफिसर हिट द टारगेट, हिट द टारगेट, कितने टारगेट के साथ कर रहा था? 3/5 प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो सिविलियन था वो कितने प्रोबेबिलिटी के साथ कर रहा था? वो हमारे यहाँ पर कर रहा था 2/5 प्रोबेबिलिटी के साथ। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे आर्मी की देखें, आर्मी ऑफिसर की बात करें, और यहाँ पर हम करते हैं किसकी? यहाँ पर हम करते हैं सिविलियन की। देखो आर्मी ऑफिसर यहाँ पे क्या कर रहा है? आर्मी ऑफिसर यहाँ पे 3/5 प्रोबेबिलिटी के साथ करता है, रेशियो निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो 3/5 के साथ करता है, और ये 2/5 के साथ। इसने कितने शॉट किए? 10 शॉट किए थे। और यहाँ पर सिविलियन ने कितने किए थे? 8 शॉट किए थे। अगर हम यहाँ पर निकालें तो कितना आएगा इसकी रेशियो? भाई यही तो था, आर्मी ऑफिसर ने इतनी प्रोबेबिलिटी के साथ इतने शॉट हिट किए थे, और यहाँ पर सिविलियन ने इतनी प्रोबेबिलिटी के साथ इतने शॉट फिट मतलब हिट किए थे। तो कितना है यहाँ पर हमारा? 30/5 रेशियो 16/5। भाई यह है हमारे यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर रेशियो निकालू तो कितना आएगा यहाँ पर मेरा रेशियो? भाई ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया 30/16। इट मीन्स यहाँ पर आया हमारा 15/8। इतने रेशियो के साथ क्या क्या था उन्होंने हिट किए थे। ठीक है, अब देखो, अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है? हमें किसकी पूछा था यहाँ पर? भाई हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? यहाँ पर हमने रेशियो तो निकाल लिया। देखो यहाँ पर अब क्या कर रहा था, यहाँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आर्मी ऑफिसर शूट द टारगेट। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आर्मी ऑफिसर कितने प्रोबेबिलिटी के साथ क्या करता है? टारगेट को हिट करता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे आर्मी ऑफिसर की बात करूं, अब देखो यहाँ पे इतना आया, ये आ गया। अब हमें यहाँ पर हमें पता है प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है? भाई टोटल अपॉन में फेवरेबल। ठीक है, अब देखो टोटल कितने हैं? अगर टोटल की बात करें तो भाई 15/8 है। 15 किसके हैं? आर्मी ऑफिसर के। 8 कितने हैं हमारे यहाँ पर? सिविलियन के। अगर मैं यहाँ पे टोटल निकालू तो कितना आएगा? 15 + 8, भाई ये तो आएगा। ठीक है, और यहाँ पर फेवरेबल कितना है? उसने किसके पूछा है? आर्मी ऑफिसर के। तो आर्मी ऑफिसर के कितने हैं? 15, तो 15 आएगा। तो यही हमारी इसकी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी? 15 कितना है यहाँ पर? 23। 15/23 प्रोबेबिलिटी के साथ आर्मी ऑफिसर क्या करेगा? अपने टारगेट को हिट करेगा। आया सभी को समझ में? किस तरीके से निकाला? वहां पर हमें गिवन नहीं था, वहां पे इंडिविजुअल गिवन था। यहाँ पर हमने टोटल निकाल लिया। टोटल निकालने के बाद हमने इस तरीके से क्या कर लिया? अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, आया सभी को समझ? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो क्या है, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। क्या है हमारे यहाँ पर? रैंडम वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पर देखो रैंडम वेरिएबल की बात करूं, रैंडम वेरिएबल हमारे यहाँ पर 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के रैंडम वेरिएबल है? यहाँ पर हमारे 2 टाइप्स के रैंडम वेरिएबल है। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सेकंड वन इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। देखो फर्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट है हमारे यहाँ पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सेकंड है हमारे यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब देखो डिस्क्रीट हमारे पास क्या है? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल हमारे 2 टाइप्स के हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सेकंड इज हमारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करूं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कब यूज करते हैं और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हम कब यूज करते हैं, ये बताते हैं। देखो
अगर मैं यहाँ पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करूं, हम अगर हमारा सैंपल स्पेस छोटा होता है, क्या होता है, सैंपल स्पेस हमारा छोटा होता है, तो वहां पर हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। और वहां पर हम समेशन नोटेशन का यूज भी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इफ सैंपल स्पेस आर स्मॉल, क्या है हमारे यहाँ पर, अगर हमारा सैंपल स्पेस छोटा है तो हम वहां पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का यूज करते हैं। अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करें, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कब यूज करते हैं? अगर हमारा सैंपल स्पेस, इफ सैंपल स्पेस आर बिग, अगर हमारा सैंपल स्पेस काफी ज्यादा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का यूज करेंगे। और यहाँ पर जो नोटेशन यूज करते हैं वो करते हैं हम इंटीग्रल, ठीक है। समेशन हम डिस्क्रीट के साथ करते हैं और हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के साथ करते हैं। अब देखो इतना आगे समझ में। अगर देखो एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर अभी एग्जाम्पल लिया है सिर्फ कॉइन का, कि अगर मैं कॉइन को छालू तो मैं निकाल सकती हूँ अलग अलग प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई, निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पर मैं किसकी भी निकाल सकती हूँ, अगर अ कॉइन इज टॉस्ड, भाई यहाँ पे मैं कॉइन को छाला तो यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की भी निकाल सकती हूँ और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की भी निकाल सकती हूँ। भाई हेड की 1/2, टेल की भी 1/2 आएगी। भाई दो कॉइन को छालती हूँ तो भी मैं निकाल सकती हूँ। टोटल आउटकम से मैं पता है 4 है तो हम उसकी भी निकाल सकते हैं। हम 3 की भी निकाल सकते हैं, अगर मैं 3 कॉइन को एक साथ उछालू। हम 4 को भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करें कि हमारे यहाँ पर अगर मैंने कहा कि 16 कॉइन को उछालो तो हम किस तरीके से निकालेंगे, या बोले कि एक क्या है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर हमारे यहाँ पर 1000 वर्कर्स हैं। 1000 वर्कर्स क्या करते हैं, उस फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, ठीक है भाई। 1000 वर्कर क्या करते हैं, उस फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। अगर मैंने क्या क्या कि जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो 1000 वर्कर हैं कि उन 1000 वर्कर की हमें किस तरीके से निकालनी है प्रोबेबिलिटी की 40 और 50 की रेंज के बीच, मतलब हमारा जो वेट है, वेट के उसमें निकालते हैं कि हमारे पास क्या है, 1000 वर्कर्स हैं। मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 40 to 50 अंडर हमारा जितने भी वेट, मतलब जितने भी लोगों का वेट है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखो 40 to 50 के अंडर तो काफी सारे पॉइंट्स होंगे जो मतलब क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। भाई 40 भी है, 41 भी है, 42 भी है, ठीक है। सभी हमारे क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम निकाल थोड़ी सकते हैं भाई। 1000 वर्कर्स हैं, 1000 वर्कर का अलग अलग तो वेट होगा ही, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं। अब हम देखो 40 है, किसी का 40.5 होगा, 41 होगा, 42 होगा, 43, हमें इसके अंदर निकालनी है। तो ये हमारा इम्पॉसिबल होता है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, लेकिन काफी ज्यादा टाइम लगेगा अगर हम इससे निकालें अलग अलग करके। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का यूज करते हैं। आया सभी को समझ में। अगर हमारा सैंपल स्पेस छोटा है तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का यूज करेंगे। अगर सैंपल स्पेस काफी ज्यादा बड़ा है तो वहां पर हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का यूज करते हैं, ठीक। अब ये तो हो गई हमारी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का यूज बता दिया और डिस्क्रीट का। अब बात करते हैं यहाँ पर फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, वो किस तरीके से यूज करना है। अगर हम यहाँ पे बात करें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, तो यहाँ पर जो फंक्शन यूज होता है वो होता है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यहां पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, ठीक। अब यहां पर तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन का यूज करेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हम यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यहां पर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का यूज करेंगे। अब इतना आ गया भाई। अगर हम क्या यहाँ पर
डिस्क्रीट की बात की थी तो वहां पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का यूज करेंगे, और जब अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का यूज करेंगे। अब देखो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अगर हम यहाँ पे डिस्क्रीट की बात करें तो डिस्क्रीट में हमें कितने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं? डिस्क्रीट में हमें यहाँ पर सिर्फ 2 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं। अब 2 डिस्ट्रीब्यूशन है कौन कौन से? फर्स्ट वन इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा बता दिया कि हमें अब आगे पढ़ना क्या है यहाँ पर, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकंड वन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। इतना हुआ। अब यहां पर अगर हम बात करें, फर्स्ट तो हमें क्या पढ़ना है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो। अब हमें इसका निकालना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का। हम पढ़ेंगे यहाँ पर मीन किस तरीके से फाइंड करते हैं और वेरिएंस किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पर सभी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अलग अलग होगा, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे हम यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमें क्या फाइंड करना है? मीन एंड वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी हमसे पूछेगा वो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? फाइंड करेंगे। आया सभी को समझ में? हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर डिस्क्रीट में? हमें पढ़ने हैं 2 डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम यहाँ पे बात करें अब किसकी, यहाँ पर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हमें पढ़ना है यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ना है हमें यहाँ पर? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर हमारा डेंसिटी फंक्शन यूज होगा और यहाँ पर हमारा मास फंक्शन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर भी सेम इसके मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हमें क्या करने हैं? कैलकुलेट करने हैं, और यही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आया सभी को समझ में? क्या है हमारा मेन टॉपिक? हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो इतना सब कुछ बताया है, हमारा क्या है? रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अगर हमारे सैंपल स्पेस बड़ा है, सैंपल स्पेस छोटा है तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का यूज करेंगे। अगर हमारा सैंपल स्पेस बड़ा है तो हम वहां पे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का यूज करेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट के लिए हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का यूज करते हैं और हमारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर डिस्क्रीट में हमें 2 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और हमें कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ रहे थे, तो देखो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है क्या? लेट x1 x2 डैश डैश xn आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हमारे पास x1 x2 डैश डैश xn हमारे पास क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल गिवन है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है। ठीक है, x1 के कोरस्पॉन्डिंग p1 प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है, x2 के कोरस्पॉन्डिंग p2 प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाल लूं तो देखो किस तरीके से आएगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, अगर हम x1 का निकालते हैं तो x1 की प्रोबेबिलिटी, x2 का निकालते हैं तो x2 की प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से। ठीक है, अदरवाइज हमारी 0 होती है प्रोबेबिलिटी। ये है हमारे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये 2 प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ xi ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, और समेशन निकालें, अगर हम साइड प्रोबेबिलिटी का समेशन निकालें तो वो हमारा 1 के इक्वल आना चाहिए। ये यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम क्वेश्चन की। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। हमारे पास क्या है? रैंडम वेरिएबल गिवन है और उसकी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है। भाई यही हमारे पास यहाँ पे गिवन। अब देखो हमें क्या कर रहा है? भाई कितने रैंडम वेरिएबल गिवन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब 8 गिवन है, भाई 0 भी है। ठीक है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग ये px जो है ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, मतलब प्रोबेबिलिटी तो है ये। 0 के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग k है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2k है, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 2k, 4k 3k, इस तरीके से क्या है? इनके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड k। फर्स्ट में हमें k फाइंड करना है, सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है? इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ x
लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6। सेकंड में क्या कह रहा है यहाँ पर ये कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन 6 से छोटी सभी प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या आएगा इसके अंदर भाई, जीरो भी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो। भाई हमें 6 से छोटी क्या रहा है, तो जीरो के लिए भी निकालनी, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। उसने कहा है 6 से छोटी, तो हमें सभी के लिए निकालनी पड़ेगी। फिर उसने क्या कहा है, सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, 6 और 6 से बड़ी, 6 और 6 से बड़ी क्या आएगी, 6 और 7 ही आएगी। थर्ड क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन 3 और लेस देन इक्वल्स टू 6, 3 से बड़ी और 6 से छोटी और 6 के बराबर। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी भाई, 3 तो आएगी नहीं क्योंकि ग्रेटर कह रहा है, तो 4, 5, 6 इसमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे निकालते किस तरीके से, अभी यहाँ पे बताया है देखो कि यहाँ पर सभी प्रोबेबिलिटी का सम करें तो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हमें वही यूज करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे k कांस्टेंट गिवन है, तो हमें पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। वी नो दैट समेशन p xi कितना होता है, 1 होता है। तो देखो सभी प्रोबेबिलिटी का सम लिख ले भाई, क्या आएगी, p0 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस p5 प्लस p6 एंड देन प्लस p7। इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना है, यहाँ पर 1 है। अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 है, 1 की बात करें k है, फिर 2k है, फिर 2k, फिर प्लस 3k, फिर प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल्स टू 1। भाई ये है हमारे पास। अब देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 5 3 8 8 और एक 9, तो 9 क्या आया, प्लस यहाँ पर k 2k मतलब 3 हो गया, 3 7 10k प्लस 10k स्क्वायर और ये माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या आया, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखो 10 कैसे फैक्टर करने हैं, 10 इंटू 1, 10 कैसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 10 और 1, 10 में से माइनस 1 करेंगे 9 आएगा, और 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 आएगा। तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 1k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10k कॉमन लिया, यहाँ पर आया k प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आया k प्लस 1 और 10k माइनस 1, यह है हमारा। तो देखो k की वैल्यू अगर मैं निकालो तो माइनस 1 आएगा, और यहाँ पर k की वैल्यू निकाले तो 1/10 आएगा। भाई यहाँ पर क्या है, k की वैल्यू -1 आई और k की वैल्यू 10 आई। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी हमारी ग्रेटर देन होती है, तो ये हम तो निगेटिव तो लेने से रहे, तो हम यहाँ पर जो कंसीडर करेंगे वो k इज इक्वल टू 1/10 करेंगे। आया सभी को समझ में, क्या करनी है हमें यहाँ पर k की वैल्यू 1/10 करनी है। अब देखो, अब यहाँ पर k की वैल्यू तो 1/10 करनी है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अलग अलग निकालने से अच्छा है पहले हम क्या करते हैं, पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर k की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्या कर रहा था, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन 6। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6। तो देखो इसके अंदर क्या क्या प्रोबेबिलिटी आएंगे, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। भाई यही तो कंसिडर होंगे इसके अंदर। अब देखो 0 के लिए क्या थी हमारी प्रोबेबिलिटी, 0 ही थी, 0k प्लस 2k 2k 3k, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k। ठीक है, 3k 5 तक करनी है तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, भाई हो गई है। अब देखो अब हम इन्हें ऐड कर दें,
कितनी आएगी 2 4 5 5 और 3 8 के प्लस के स्क्वायर, भाई यही आएगी हमारे यहाँ पर। आया ना सभी को समझ में। उसने कहा था लेस देन 6, तो लेस देन 6 वाले तो 0 1 2 3 4 5 होगी, तो हमने वैल्यू रखी। के की वैल्यू कितनी है 1/10, तो 10 प्लस 1/100 हो जाएगा। ठीक है 80 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/100, एलसीएम लेके किया 81/100। तो यहाँ पर हमारी लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 कितनी आ गई 81/100, ये आ गई यहाँ पर। ठीक है अब देखो ये तो फर्स्ट हो गई। अगर हम सेकंड की बात करें, आया ना सभी को समझ में किस तरीके से करनी है। अब यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं। देखो सेकंड में क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो क्या क्या आएगी 6 से बड़ी और 6 के इक्वल, तो 6 और 7 तक ही तो है, ये आएगी। तो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर, 6 की प्रोबेबिलिटी है 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस के, 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस के, ये आई। तो देखो 7 प्लस 2 9k स्क्वायर और प्लस के, ये आया। अब 9k की वैल्यू 1/10, तो k स्क्वायर तो 100 हुआ और यहाँ पे 1/10, तो देखो कितनी आएगी 9 प्लस 10/100, मतलब 19 बाय, यहाँ लिख देते हैं 19/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ठीक है आए सभी को समझ में किस तरीके से निकालनी है। अब देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड की। थर्ड क्या है कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस ग्रेटर देन 3 और लेस देन इक्वल्स टू 6, यही थी ना, चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 और लेस देन इक्वल्स टू 6, तो देखो अब यहाँ पे क्या क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, वैल्यू पुट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 3k स्क्वायर 2k स्क्वायर, 3k स्क्वायर 2k स्क्वायर, ये आई हमारी। तो 3/10 प्लस 1/100 प्लस 2/100, भाई ये आया हमारा। तो देखो 3/100, ये 3/10 प्लस 3/100, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर 100 आया, यहाँ पे 33 आ गया, तो 33/100 आ गई हमारी यहाँ पर थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी। आए सभी को समझ में। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। अब देखो ये तो हो गया हमारे यहाँ प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर डेंसिटी फंक्शन की। अब देखो डेंसिटी फंक्शन के लिए क्या है, अगर मैं यहाँ पर डेंसिटी फंक्शन के लिए फाइंड बात करूँ तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, दो प्रॉपर्टी यूज करनी है, वही है सेम fx प्रोबेबिलिटी फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए सभी x के लिए। ठीक है और सेकंड है -∞ टू ∞ fx dx क्या होना चाहिए 1, ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। डिस्क्रीट के लिए भी 1 थी और इसके लिए कॉन्टिन्यूअस के लिए भी हमारे यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है आया सभी को समझ में, ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब देखो यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशन टर्म्स हैं जो हमें क्या करनी है, यूज करनी है। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की बात करूँ, ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई है एक्सपेक्टेशन की। एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स, ए क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो ए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। सेकंड क्या है कि एक्स और वाई मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है, क्या है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ये कंडीशन कब लगेगी, तब हमारे पास अगर हमारे पास क्या है एक्स और वाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मतलब सॉरी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है। हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, सी क्या है कांस्टेंट, तो इसकी क्या होगी सी होगी वैल्यू। ठीक है फोर्थ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई लिख सकते हैं इसको भी। फिफ्थ अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई है तो इसे हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कोवेरियंस की। कोवेरियंस क्या है, इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का। ठीक है और या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, इसका यूज ज्यादा करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है आए सभी को समझ में, ये हमारी क्या थी कुछ यहाँ पर टर्म्स थी जो क्या करनी थी हमें यहाँ पर अप्लाई करनी थी। अब देखो अब
यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या हमारा, यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास। यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन तो बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखो क्या है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, हमारे पास क्या है, एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स गिवन है, किसी एक्सपेरिमेंट के एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स गिवन है, जिसमें एक्स क्या है हमारे पास, रैंडम वेरिएबल गिवन है। ठीक, अब किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर एन ट्रायल्स है, एन ट्रायल्स में से हमारे पास एक्स रैंडम वेरिएबल गिवन है, जिसमें वो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एन ट्रायल्स गिवन है, ट्रायल्स में से एक्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स गिवन है, और जो वेरिएबल है ये हमारे क्या डिनोट करते हैं, ये हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिनोट करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिनोट करते हैं। आया सभी को समझ में। एन ट्रायल्स हैं, एन ट्रायल्स में से एक्स हमारे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल है, जो क्या डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब पी हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस। पी हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और हमारे पास क्यू है हमारे पास फेलियर की प्रोबेबिलिटी। हमारे पास क्या है, एक ट्रायल है, ट्रायल में हमें पता है कि फेलियर और सक्सेस दोनों होते हैं, तो अगर मैं फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो हमारी पी है, और सॉरी फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्यू है, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है। तो यहाँ पर अगर मैं सक्सेस की और फेलियर की प्रोबेबिलिटी का सम निकालूं तो पी प्लस क्यू ये हमेशा हमारे 1 के इक्वल आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं जब मैंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बताई थी, वहां पर मैंने एक चीज मिस कर दी थी, क्या थी देखो। अगर हम यहाँ पर बात करें, हमें पता है, मैंने यहाँ पर देखो दिखाते हैं, यहाँ पर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी तो बता दी कि प्रोबेबिलिटी हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब अगर हम उससे पूछे कि भाई प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालते हैं, तो देखो उसे हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार से। तो यहाँ पर देखो क्या आता है, अगर हम ये है हमारी होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी विल बी हैपन, ठीक है, और ये नॉट हैपन मतलब नहीं होने की है, ई बार से डिनोट करेंगे। होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो हमारा 1 के इक्वल होता है, ये चीज और ध्यान रखनी थी। ठीक है, आया सभी को समझ में, बस मुझे यही बताना था यहाँ पर। अब देखो अब यहाँ पर क्या कह रहा था, सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है हमारे पास, P है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है हमारे पास, Q है, और हमें पता है P प्लस Q क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। फर्स्ट वन इज क्या लिखी है, द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज फाइनाइट। यहाँ पर जो ट्रायल्स है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, भाई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स हमारा फाइनाइट ही होगा। ठीक है भाई, ट्रायल्स फाइनाइट ही तो होगा, क्यों, हम काउंट तो कर सकते हैं ना। सेकंड क्या कह रहा है, ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, सभी ट्रायल्स कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। थर्ड क्या कहता है, देखो द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ अ सक्सेस इज सेम ऑफ ईच ट्रायल। भाई पी किसकी प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सभी ट्रायल के लिए कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि हमारे डिस्क्रीट से है। तो यहाँ पर देखो पीएमएफ क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है क्या हमारे यहाँ पर, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। क्या है यहाँ पर हमारा, एन सी एक्स कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ये एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। कहीं पर हमारा पी एक्स की जगह पर हमारा यहाँ पर पी आर यूज किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। आए सभी को समझ में, ये है हमारे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर बात करते हैं फाइंड द मीन एंड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट क्या फाइंड करते हैं हम यहाँ पर, इसका मीन फाइंड करते हैं। देखो मीन किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर, देखो
प्रोबेबिलिटी, अगर हम यहाँ पर मीन की बात करें तो पहले हम मीन ही निकाल लेते हैं। मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई, यहाँ पर क्या निकालनी है हमें, एक्स आई की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक्स आई की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो किस तरीके से निकलती है भाई, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई है क्या, मीन ही तो है एक तरीके से, ठीक है। तो इसका मीन किस तरीके से निकलेगा, हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। भाई मीन हम इसी तरीके से तो निकालते हैं अगर हमारे पास वेरिएबल गिवन है और उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सेम हमें यहाँ पर इसी तरीके से अप्लाई करना है, यहाँ पर समेशन एक्स आई पी आई। भाई यही तो हमारा, हमें क्या करना है, वेरिएबल लेना है और वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग क्या लेनी है, अपनी फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन लेना है, ठीक है। तो इनका क्या किया हमने, समेशन किया। अब देखो यहाँ पर हमारा समेशन क्या चल रहा है, x2। भाई कैसा वेरिएबल है यहाँ, मतलब फाइनाइट है, तो हमारे पास क्या है, x टेंड्स टू 0 टू n। आए समझ में, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई क्या लिखना है, समेशन x टेंड्स टू 0 n एक्स आई पी आई। अब देखो यहाँ पर समेशन x टेंड्स टू 0 टू n, तो एक्स आई तो एक्स ही, मतलब वेरिएबल हमारा यही रहेगा। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अभी हमने क्या यूज किया है यहाँ पर, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये रख देंगे एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन रखा। अब देखो अगर हम यहाँ पे आर वाली यूज कर रहे हैं ना टर्म, तो यहाँ पर आर टेंस टू 0 टू एन हो जाएगी, आर एक्स तो सेम रहेगा, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर हो जाएगा। जहां पर भी एक्स है वहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब देखो सोल्व किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पर कॉम्बिनेशन तो ओपन करना आता है। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, देखो समेशन x टेंस टू 0 टू n x, एन सी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल और इन टू में n माइनस एक्स फैक्टोरियल। बताया था n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल का डिफरेंस का फैक्टोरियल, यह है हमारा। फिर p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स, ये हुआ। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या ऊपर x, ये नीचे क्या है x फैक्टोरियल, इस x फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो लिखो समेशन x टेंस टू 0 टू n x फैक्टोरियल n फैक्टोरियल सेम एज इट इज लिखा। पहले हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये n माइनस एक्स फैक्टोरियल, p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। भैया हमारा इस x से x कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, समेशन x टेंस टू 0 टू n फैक्टोरियल अपॉन में x माइनस 1 फैक्टोरियल और इनटू में n माइनस एक्स फैक्टोरियल, p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो करना क्या है, यहाँ पर क्या है x माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जहां जहां अब इसके अकॉर्डिंग, इस x माइनस 1 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपना पी क्यू एडजस्ट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या x माइनस 1 है, तो जहां जहां x है वहां पर हम क्या करें, x माइनस 1 करें। अब वो किस तरीके से करेंगे वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर हमारा समेशन x टेंस टू 0 टू n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल सेम एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर अब देखो ये हमारा n फैक्टोरियल है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर करते क्या, पहले n फैक्टोरियल को भी ओपन कर देते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। हमें क्या चाहिए x माइनस 1, तो इसमें p एक प्लस 1 और माइनस 1 कर सकते हैं, भाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम q n माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसमें भी मैंने प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, क्यों मुझे चाहिए x माइनस 1, ठीक है। जहां जहां x है वहां हमने ये कर दिया, अपॉन में x माइनस 1 फैक्टोरियल, इसमें भी हम कर दें n माइनस एक्स है, प्लस 1 और माइनस 1 ऐड कर दिया। इसी में किसी को कोई डाउट, ठीक है। हमने यहाँ पर इस x माइनस 1 के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, सभी को चेंज करा। आप देखो इसको एडजस्ट करो, समेशन, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो हम x पर ले रहे हैं, तो ये n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ये तो बाहर आ गया, समेशन x टेंस टू 0 टू n।
भाई लिख सकते हैं इसको बाहर n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल को। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल को बाहर ही लिख दिया। या देखो n माइनस वन फैक्टोरियल को रहने देते हैं अभी, या भी इसको ऐसे रहने दो। समेशन x टेंस टू 0 टू n, ये n माइनस वन फैक्टोरियल सेम एज इट इज, इसको मैंने लिखा p x माइनस वन, लिख सकते हैं p की पावर x माइनस वन, भाई लिख सकते हैं x माइनस वन लिया। अब बचा ये क्या, p की पावर वन, p की पावर वन को मैंने सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, लिख सकते हैं। अब देखो इसको एडजस्ट करो, x माइनस वन है, पर x माइनस वन इसके साथ लिया, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर देखो किस तरीके से बचेगा, भाई हमें चाहिए x माइनस वन, तो इस n माइनस वन को ले ले, और यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको ले ले। तो देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, हमें चाहिए x माइनस वन, तो मैंने लिखा n माइनस वन, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस वन आया। ठीक है, देखो n माइनस वन इसको साथ लिया, माइनस एक्स प्लस वन है, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो x माइनस वन, इसको इस तरीके से लिखा। अपॉन में x माइनस वन फैक्टोरियल, इसको कैसे एडजस्ट किया, n माइनस वन, और ये सेम एज इट इज n माइनस वन, और माइनस कॉमन लिया यहाँ से, सेम एज इट इज ऊपर वाले की तरह एडजस्ट कर दिया, यह है हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ये n और p, इसको मैं बाहर ले लेती हूँ, ले सकते हैं। समेशन क्या बचा, x टेंस टू 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे बचा n माइनस वन फैक्टोरियल, p की पावर x माइनस वन, q की पावर n माइनस वन माइनस x माइनस वन। ठीक है, और अपॉन में x माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पर n माइनस वन माइनस x माइनस वन फैक्टोरियल। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट, np आ गया हमारे यहाँ पर। ठीक है, n माइनस वन फैक्टोरियल, p की पावर x, q की पावर x अपॉन दिस, ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन गया, p की पावर x, q की पावर n माइनस x। ठीक है भाई, ये तो हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन गया, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, और n माइनस, देखो ये क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल अपॉन में, देखो ये लिखा हुआ है np समेशन x टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पर ये n है। ठीक है, यहाँ पर ये n लिख लेना, जहाँ पर, अच्छा बस यहीं पे लिखा था, ये n है। देखो अगर मैं यहाँ पर, देखो ये क्या ओपन हुआ है, ये हमारे ये तो लिखा हुआ है n माइनस वन सी एक्स माइनस वन, और इंटू p की पावर x माइनस वन, q की पावर n माइनस वन, इंटू एक्स माइनस वन। देखो अब यहाँ पर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, समेशन x टेंस टू 0 टू n n c x, ये तो है n c x, p की पावर x, q की पावर n माइनस x, बस इस x की जगह क्या है, x माइनस वन ही तो है। ठीक है, और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, हमें पता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो हम इसकी जगह, पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं 1, आया ना सभी को समझ में। तो इसकी जगह क्या है, ये हमारे पता ही होता है p प्लस क्यू की पावर यहाँ पर आ जाएगी n माइनस वन, तो ये आया हमारा p प्लस क्यू क्या होता है 1, 1 इक्वल्स टू वन की पावर n माइनस वन, तो ये आया हमारा 1 ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, तो देखो क्या बचा सिर्फ यहाँ पर हमारा, भाई np, सॉरी ये np इंटू 1, तो ये आ गया हमारा np। आगे समझ में, तो मीन हमारा क्या आया, मीन आया हमारा np, जिसको हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बोला था। आया सभी को समझ में, यहाँ से तो आ गया ना समझ में। ये हमारा सिर्फ कॉम्बिनेशन ही लिखा हुआ है एनसीआर वाला, देखो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, वरना डायरेक्ट ही इसको हम p प्लस क्यू की पावर n माइनस वन लिख सकते थे। आया सभी को समझ में। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर, ये हमने यहाँ प्रोबेबिलिटी तो निकाल ली, अब हम यहाँ पे निकालते हैं मीन। अब देखो मीन, सॉरी मीन तो निकाल लिया, अब हम निकालते हैं यहाँ पर वेरिएंस। देखो अब वेरिएंस किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पर वेरिएंस देखो कैसे निकालेंगे हम, वेरिएंस, वेरिएंस का जो फॉर्मूला है हमें पता है, वेरिएंस होता क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस, सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का
होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है। क्या करना है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हमें यहाँ चाहिए, अब हमें देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो मिल गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी है, मीन ही तो है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। इस मीन की जगह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी लिख लेना चाहे। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं वेरिएंस की। अब हमें यहाँ पर ये तो हमारे पास है, हमें ये निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे किस तरीके से, देखो देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसमें प्लस कर देते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, कर सकते हैं। अगर देखो मैं से अलग अलग लिखूं, ये मैं पता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा और प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, प्रॉपर्टी लगाई और प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। भाई लिख सकते हैं, इसे कैंसिल होगा तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ही आएगा। क्या क्या मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को मैंने ये लिखा, सिर्फ अभी क्या लिखा, इतना लिखा, लिख सकते हैं। आया सभी को समझ में किस तरीके से ये चीज लिखी हुई है। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए बताया था। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को सिर्फ इतना मानती हूँ, क्या मानती हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब देखो ये पूरा हमारा एक्स है। अब हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता क्या है, समेशन एक्स टेंस टू 0 टू n। एक्स एक्स की जगह क्या है, एक्स माइनस वन। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, अफेक्ट वो खोलेंगे यहाँ पर। भाई हमें पता है क्या होता है, समेशन एक्स पी आई, यही तो है हमारा। तो हमने एक्स तो लिख दिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है क्या हमारे यहाँ पर, पीएफ, अभी पीएमएफ हमने पढ़ा था, देखो यहाँ तो मैं लिख देती हूँ एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। भाई यही था ना हमारा एन सी एक्स, तो लिखो एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ये था हमारा समेशन एक्स टेंस टू 0 टू n। ये x इंटू एक्स माइनस वन एज इट इज, इसको ओपन किया एक्स फैक्टोरियल अपॉन में एक्स फैक्टोरियल और इंटू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। भाई लिख सकते हैं p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। इसी में कोई किसी को डाउट है अभी तक, देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, समेशन x टेंस टू 0 टू n। भैया आया x इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल ओपन करो, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, इतना लिख सकते हैं, और अपॉन में x। देखो हमें यहाँ पे x फैक्टोरियल से इतना खोल देते हैं, x इंटू एक्स माइनस वन और इंटू एक्स माइनस टू फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और ये हमारा n माइनस एक्स फैक्टोरियल है ही, p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इस x इंटू एक्स माइनस वन से ये हमारी टर्म कैंसिल आउट हो गई। तो अब हमारे यहाँ पर बचा क्या, समेशन x टेंस टू 0 टू n। यहाँ पे बचा n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स अपॉन में x माइनस टू का फैक्टोरियल और n माइनस एक्स का फैक्टोरियल। भाई ये वैल्यू बची हमारी। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, समेशन x टेंस टू 0 टू n। अभी बताया था x को हमें अब यहाँ पर देखो x फैक्टोरियल की जगह क्या है, x माइनस टू, तो जहां जहां x है वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस टू करना पड़ेगा। तो देखो वही सेम एज इट इज n माइनस वन, p की पावर इसमें क्या करते हैं x प्लस टू माइनस टू ऐड कर देते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज n माइनस एक्स है, इसमें प्लस टू माइनस टू ऐड कर दिया। हमें हमेशा इसके अकॉर्डिंग ही ओपन करना है। ये x माइनस टू एज इट इज रहा, यहाँ पर भी n माइनस टू n माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू ऐड करा। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यहाँ पर अब देखो समेशन x टेंस टू 0 टू n, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल है, इसको क्या लिख सकते हैं, p की पावर x माइनस टू लिख सकते हैं, और p की पावर टू हमने यहीं पर लिख दिया, लिखा। अब इसको देखो q की पावर n माइनस टू, माइनस कॉमन लिया x माइनस टू, यह है हमारा, और अपॉन में x माइनस टू, ये फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल है। ठीक है,
अब ये आया हमारे यहाँ पर, इसको हमने लिखा n-2 और माइनस कॉमन लिया x-2 फैक्टोरियल। भाई लिख लिया इसको। अब देखो आया सभी को समझ में? सेम वही किया जैसे यहाँ पे x-1 था, x की जगह x-1 था, वहां पे हमने यहाँ पे x की जगह x-2 रखा, बस +2 -2 ऐड किया और उसको एडजस्ट किया। अब देखो यहाँ पर ये n और ये p² बाहर ले लूं, n p² बाहर आ गए, ठीक है। यहाँ पर n p² बाहर आ गए तो समेशन क्या बचा, x टेंस टू 0 टू n, यहाँ पर x टेंस टू क्या बचा 0 टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा आएगा क्या, n p² बाहर आ गया, देखो यहाँ पर हमारा क्या बचा n-1 फैक्टोरियल भैया आया, और यहाँ पर p की पावर x-2, q की पावर n-2 और माइनस x-2 भैया आया, और अपॉन में x-2 फैक्टोरियल, और हमारे यहाँ पर n-2 x-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये आया हमारे यहाँ पर। अब देखो सेम वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, ये n p² है ही हमारा, इसको क्या लिखा, समेशन x टेंस टू 0 टू n, n फैक्टोरियल x-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, ये है हमारा n-1 c x-2, ये तो लिखा हुआ है nc x, n की जगह n-1 है, x की जगह ये यहाँ पर ये हमारा c है। अब देखो यहाँ पर क्या है, p की पावर x-2, q की पावर n-2 माइनस x-2, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है पूरे की, p प्लस q की पावर n-2, तो यह है n p² p प्लस q की पावर n-2, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो n p² प्लस 1, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में ना, तो n p² आया है यहाँ पर, आया सभी को समझ में? क्या है हमारे यहाँ पर यहाँ पर हमने एक गलती कर दी, हमने फैक्टोरियल 2 लेना था ना, यहाँ पर हमने यहाँ पर तो 1 ही लिया, क्योंकि यहाँ पे तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पर एक बार और ऊपर करना पड़ेगा। ये देखो इसे मैं n-2 लिख सकती हूँ, यहाँ पर n-1 एक और फैक्टोरियल बढ़ा दे, यहाँ पे n-2 वो लिखा नहीं था ना, तो n-2 यहाँ पे n-2 आ गया, बस यहाँ बाहर कर लेते हैं n-1 p² आ जाएगा, सिंपल यहाँ पर, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पर n-1 p², ठीक है भाई, आया सभी को समझ में? क्या है n-1 p², बस ये कर लो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर p2 बनाना था ना, n-2 तो चाहिए सब जगह, तो यहाँ पर भी, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं हम n-1 p², ठीक है। तो ये आ गया, इसकी वैल्यू 1 की पावर n-2 1, तो यह आया हमारे यहाँ से n-1 p²। आया सभी को समझ में? ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारी, देखो भाई ये किसकी वैल्यू आई है, हमें पता है हमने क्या लिखा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू x-1 और प्लस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आई है हमारे पास n-1 और हमारा p², और इसकी वैल्यू क्या है np, भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है np, मीन ही तो है, और ये बताया था ना एक्सपेक्टेड वैल्यू x² को, ये सारा कुछ लिखा था, बस मैंने यहाँ पर ये निकाला था अभी। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो n² और ये p² और माइनस np² और प्लस np, भैया आ गया यहाँ पर n² p² माइनस np² और प्लस np, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है n² p², मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया, प्लस यहाँ से मैं np कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे आया 1 माइनस p, भाई लिख सकते हैं यहाँ पर n² p² प्लस np, और अभी बताया था p प्लस q क्या होता है 1 होता है, p प्लस q 1 होता है, तो 1 माइनस p क्या होगा, इस p को इस साइड लेगा तो 1 माइनस p हो जाएगा q, तो मैं इसकी जगह पर लिख सकती हूँ q, लिख सकते हैं। आया भाई सभी को समझ में? कुछ नहीं किया, ये वैल्यू को भाई ये वैल्यू हमने निकाली थी, ये रख दी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x np है, हमने इसकी मल्टीप्लाई की, ये आया, मैंने लास्ट टर्म से यहाँ पे क्या किया np कॉमन ले लिया,
NP कॉमन लिया तो 1 माइनस ये बचा। तो यहाँ पे हमें पता है इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू लिख सकती हूँ। तो सेम एज इट इज हमने क्यू लिख दिया। तो ये आ गई हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर तो आ गया, हमें क्या चाहिए, वेरिएंस चाहिए। वेरिएंस है क्या हमारे यहाँ पर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यही तो हमारा वेरिएंस है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एन पी, तो एन पी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू और माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। इस एन स्क्वायर पी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर बचा सिर्फ एन पी क्यू और यही हमारा क्या होता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है एन पी क्यू। आए सभी को समझ में, इस तरीके से हम क्या करते हैं अपना वेरिएंस निकालते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस मींस एन पी क्यू। पी हमारा सक्सेस ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये है हमारा। ठीक है, आगे सभी को समझ में। इस तरीके से हम क्या करते हैं अपना मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। देखो अब आगे देखते हैं। अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन देखो क्या है। देखो क्वेश्चन है क्या हमारे यहाँ पर, इफ 10% ऑफ द बोल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स, हमारे पास क्या है 10% बोल्ट्स हैं, ठीक है, जो क्या है प्रोड्यूस होता है मशीन से, आर डिफेक्टिव। जो हमारे मशीन के द्वारा जो 10% बोल्ट बनाए जाते हैं वो हमारे कैसे हैं, डिफेक्टिव हैं। ठीक है, कैसे हैं, डिफेक्टिव हैं। फिर आगे क्या करना है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट्स, हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 10 बोल्ट में से, चूज एन एट रैंडम, कि हम क्या करते हैं, हम 10 बोल्ट में से चूज करते हैं। फर्स्ट है 1 बोल्ट, ठीक है, पहला क्या है, हम एक बोल्ट चूज करते हैं। क्या कह रहा है, एक मशीन, एक हमारे पास क्या है मशीन है जो 10% बोल्ट्स बनाती है। कैसे बनाती है, डिफेक्टिव बोल्ट्स बनाती है, 10% डिफेक्टिव बोल्ट। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट्स चूजन एट रैंडम। हम क्या करते हैं 10 बोल्ट में से एक बोल्ट मतलब 10 बोल्ट में से चूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है 1, मतलब 1 बोल्ट हम चूज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बतानी है उसकी। ठीक है, 10 में से अगर हम एक बोल्ट चूज करते हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करना है। सेकंड इज नन, कि हम एक भी क्या नहीं चूज करते, बोल्ट चूज नहीं करते, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। एंड सेकंड इज एटमोस्ट 2, कि 2 बोल्ट की निकालनी है, एटमोस्ट 2, कम से कम 2 हो। ठीक है, 2 तो हो ही, और कम से कम 2 से कम होने चाहिए, मतलब 2 तो है ही, 2 से कम कितने हैं वो बताने हैं। तो हम 2 से कम क्या चूज कर सकते हैं, या तो हम एक भी चूज नहीं कर सकते या फिर हम एक चूज कर सकते हैं। भाई यही तो होगी प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट देखो 4 पॉइंट क्या है, एट लीस्ट 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, कि कम से कम एक बोल्ट कैसा होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि एक बोल्ट एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो। एटमोस्ट का मतलब होता है, जैसे एटमोस्ट एन बोला था, एन तो है ही, एन से कम कितने भी हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एटलीस्ट 1 वोल्ट विल बी डिफेक्टिव, कि कम से कम हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बोल्ट तो डिफेक्टिव होना ही चाहिए। अगर हमारे पास कम से कम कह रहा है एक बोल्ट डिफेक्टिव होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी डिफेक्टिव हो, चाहे हमारे 10 के 10 ही डिफेक्टिव क्यों ना हो। ठीक है, एटलीस्ट और एटमोस्ट में डिफरेंस समझ में आ गया। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतने तो है ही,
मतलब 2 तो है, एटमोस्ट 2 तो है, और 2 से कम जितने भी हैं, और एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट n बोला तो n तो है ही, n से ऊपर कितने भी हमारे खराब हो। ठीक है, तो देखो अब हमें चारों केसेस फाइंड करने हैं। आप देखो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बोल्ट की। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या रहता है यहाँ पर, क्या कहा है, इफ 10% ऑफ द बोल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन आर डिफेक्टिव, कि मशीन द्वारा हमारे क्या 10% बोल्ट्स बनाए जाते हैं, और जो वो बोल्ट्स बनाते हैं वो कैसे हैं, डिफेक्टिव है। 10% डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास भाई 100% बोल्ट है, तो जिसमें से हमारे 10% क्या है, डिफेक्टिव है। तो 90% कैसे बोल्ट है, जो हमारे नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर टोटल की बात करें, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम 10% डिफेक्टिव की। पहले अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की निकालें, डिफेक्टिव बोल्ट्स की, तो यहाँ पर क्या आएगी भाई, हमारे पास क्या है 100% बोल्ट। ठीक है भाई, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ स्पेस, मतलब टोटल स्पेस, और अपॉन ऊपर क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पर 100 हुआ, और फेवरेबल कितने हैं 10%, हमने परसेंट में निकाले, तो यहाँ पर क्या आ गई 1/10। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई डिफेक्टिव की, 1/10 आ गई। ठीक है, अब देखो ये तो प्रोबेबिलिटी आई है डिफेक्टिव होने की, कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/10, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0.1। अब ये तो डिफेक्टिव होने की है, अब नॉट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बोल्ट्स। अगर हम यहाँ पर नॉट डिफेक्टिव बोल्ट्स की निकालते हैं, अभी बताया था प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या होता है, ये हमारा 1 के इक्वल होता है, हमें पता है। अभी हमने क्या निकाला, होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वही हम करेंगे, ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे होने की प्रोबेबिलिटी को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर लिखेंगे हम डिफेक्टिव, तो देखो क्या आ जाएगी 1 माइनस 0.1, इट मीन 0.9। तो ये आ गई हमारी नॉट डिफेक्टिव की। ठीक है, डिफेक्टिव की 0.1 है, और नॉट डिफेक्टिव की हमारे यहाँ पर क्या है 0.9 है। अब देखो अगर हम यहाँ पर बात करें, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे निकालते हैं, PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस x। अब P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, अब देखो तो अब यहाँ पर क्या है भाई, ये हमारी क्या थी, उसने क्या कहा था डिफेक्टिव की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, तो इसको मैं P मान लेती हूँ भाई, सक्सेस होने की तो है ये, तो 0.1 है, या फिर हम इसे 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव, मतलब ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को हम क्यू मानते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू क्या आ गई, या क्यू की वैल्यू लिख लेते हैं, क्यू आ गया हमारा 0.9, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 9/10, तो ये आ गया 9/10 क्यू, और यहाँ पर हमारा P कितना है 1/10। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्या करनी है, P और Q की वैल्यू पुट अप करनी है। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, हमारे पास कितने 10% थे, तो यहाँ पर आ गया 10C1। देखो वेज हमने निकालने सीखे थे। फर्स्ट क्या कह रहा था यहाँ पर क्वेश्चन में, कि जो हम बोल्ट चूज कर रहे हैं, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट्स, 10 बोल्ट में से जो भी मैं क्या चूज कर रही हूँ, बोल्ट चूज कर रही हूँ, केस देखो क्या जाएगा फर्स्ट, कि हम क्या कर रहे हैं 10 बोल्ट्स में से एक बोल्ट क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट बोल्ट हमने चूज किया, हमारे पास कितने हैं 10 है, तो हमें पता है n कितना है हमारा 10, और हमें चूज कितने करने हैं 1। तो अगर मैं वेज की बात करूं किस तरीके से चूज कर सकते हैं हम, 10C1 भाई, इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक बोल्ट को चूज कर सकते हैं। तो देखो क्या आएगी हमारे यहाँ पर 10C1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या थी हमारी 1/10, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। ठीक है, अब देखो क्यों क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 9/10, और n कितना है हमारा
10 और माइनस के 1। अब इसे सोल्व करते हैं तो देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और इंटू 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल। यह है हमारा 1/10 प्लस 9/10 की पावर 9। यह है हमारा। अब इसको सोल्व करो। यहाँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को ओपन किया 9 फैक्टोरियल, इससे ही कैंसिल आउट हुआ, 1/10 बचा, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे बचा 9/10 की पावर 9। ये आया हमारा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन 1 बोल्ट। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की क्या आ गई हमारी यहाँ पर, इस 9/10 की पावर 9 कितना आएगा 0.3874। कितना है 0.3874। ये आ गई 1 बोल्ट चूज करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो सेकंड में क्या कह रहा था यहाँ पर, सेकंड पॉइंट में था नन, कि एक भी बोल्ट हम क्या नहीं करते, चूज नहीं करते, मतलब 10 में से हम एक भी बोल्ट कैसा है कि चूज नहीं करते। अब देखो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, ये तो हमने एक चूज करने की निकाल ली, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नन की यहाँ पर निकालू तो क्या आएगी यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब भाई हमारे पास कितने बोल्ट हैं 10 बोल्ट हैं, तो n की वैल्यू तो 10 हो गई। अगर हम यहाँ पे x की बात करें तो भाई एक भी मतलब एक भी नहीं चूज करना, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। तो वैल्यू निकालो 10c 0 और यहाँ पर आ जाएगा p की पावर x। p की पावर x मतलब 1/10 की पावर x। x की वैल्यू कितनी है 0 और q की वैल्यू 9/10 की पावर 10 माइनस 0। तो देखो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी, 10c 0, इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है 1, और हमें पता है किसी की पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू भी हमें क्या 1 होती है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है 9/10, तो देखो 6, यहाँ है हमारा 1 और यहाँ पे बचा सिर्फ 9/10 की पावर 10। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आएगा 0.3486। तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। आया सभी को समझ में, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन 0.3486। ठीक है, ये एक भी बोल्ट सिलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। अब देखो ये तो हो गई एक भी बोल्ट सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, सेकंड में क्या कह रहा था एटमोस्ट एन, थर्ड क्या थी हमारी यहाँ पर, देखो क्वेश्चन पे ले आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है एटमोस्ट 2। अब एटमोस्ट 2 पर निकालनी है। अब हम बात करें अगर एटमोस्ट 2 की, एटमोस्ट 2 थर्ड कैसे है, एटमोस्ट 2 तो होना चाहिए, 2 से कम कितने भी होने चाहिए। तो 2 से कम के लिए क्या निकालेंगे भाई, क्या पता हम एक भी बोल्ट चूज ना करें, क्या पता हम एक बोल्ट चूज करें और क्या पता हम 2 करें। भाई इससे ज्यादा तो कंडीशन हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, अभी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की भी निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की भी निकाली, तो हम यहाँ पे बस सिर्फ 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो देखो अब मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकाल लूँ तो क्या आएगी भाई 10c2, दो बोल्ट क्या करना है हमें चूज करना है, तो 10c2 p की पावर क्या है x, q की पावर n माइनस एक्स, ये फॉर्मूला यही तो है nc(x) p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। तो देखो n की वैल्यू 10, c x की वैल्यू 2, p की वैल्यू हमें पता है 1/10 है और इसकी पावर x की वैल्यू कितनी है 2 और q 9/10 और इसकी पावर है हमारी n/x, सॉरी n माइनस एक्स। तो यहाँ पर आ गई 10 माइनस 2। तो देखो क्या आएगी 10c2। यह हमारा सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल, 10 से 2 लिखा हुआ है ना, तो देखो जितने नीचे लिखा हुआ था 2, इसको हम इतने तक मतलब 2 ही टर्म यूज क्या करेंगे ओपन करेंगे, 10 इंटू 9 लिखा और नीचे 2 इंटू 1। इस तरीके से क्या करते हैं हम इसको सोल्व करते हैं। 10 है, 10 को हम 2 बार बस क्या करना है डिक्रीजिंग में लिखना है और यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू 1। ठीक, अब हमें यहाँ पर देखो क्या करना है, अब यहाँ पर 1/10 है, 10 की पावर 2 है, 1/10 की पावर 2, यहाँ पर कितना है 9/10
10 की पावर 8। अगर मैं इसे सोल्व करूँ 2 से इसे कैंसिल किया तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो आई है वो आई है हमारी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है 0.1937। क्या है हमारी 0.1937 कैलकुलेशन है ये। अब देखो यहाँ पर हमने क्या निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 तो निकाल ली। अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 भी निकाल रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी। ठीक है तो देखो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितनी थी अभी हमारी यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 थी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 है यहाँ पर हमारी 0.3486, 0.3486 और ये है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की 0.3874, 0.3874 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की है 0.1937। ठीक है अब देखो यहाँ पर एट मोस्ट 2। अब यहाँ पर इसकी क्या आई हमारी प्रोबेबिलिटी, इनको ऐड करो, ऐड करके आएगा हमारे यहाँ पर 0.9297, 0.9297 ये आ गई एट मोस्ट 2। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है तो ये आ गई हमारी यहाँ पर एट मोस्ट 2 की। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर एटलीस्ट 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, कम से कम एक बोल्ट तो हमारा क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है अब देखो अभी हमने यहाँ पर क्या निकाला भाई, फोर्थ में क्या कर रहा है यहाँ पर एट मोस्ट 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, कि कम से कम एक बोल्ट तो ऐसा होना चाहिए जो डिफेक्टिव होना चाहिए, विल बी डिफेक्टिव। ठीक है इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कि कम से कम हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बोल्ट तो डिफेक्टिव होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 और उससे ज्यादा कितने भी डिफेक्टिव हो। अब देखो हमारे पास कितने बोल्ट हैं, 10 बोल्ट्स हैं। हमने क्या किया कि एटलीस्ट 1, कम से कम एक बोल्ट तो ऐसा होना चाहिए जो डिफेक्टिव हो, एक क्या पता हमारा एक से ज्यादा डिफेक्टिव हो, भाई हमारे पास 2 डिफेक्टिव हो, 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 बोल्ट है, क्या पता हमारे सारे ही क्या हो, डिफेक्टिव हो। तो देखो अब हमने यहाँ पर क्या निकाला था, अगर मैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एटलीस्ट 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखूं, इसको मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकती हूँ 1 माइनस P0। ठीक है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है कि क्या पता हमारा एक भी बोल्ट ऐसा हो जो डिफेक्टिव ना हो। ठीक है भाई 0 का मतलब क्या है, एक भी बोल्ट डिफेक्टिव ना हो। ठीक तो देखो अब हम यहाँ पर क्या करें, ये ऐसे क्यों लिखा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखो माने प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 है, उसने कहा है एटलीस्ट 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, क्या पता हमारा 1 भी डिफेक्टिव हो, 2 भी डिफेक्टिव हो, क्या पता तीनों ही डिफेक्टिव हो, 4 भी हो। हमें कहाँ तक लिखना पड़ेगा, ऐसे 10 तक लिखना पड़ेगा, भाई क्या पता हमारे सारे के सारे डिफेक्टिव हो। बस इसमें एक कंडीशन कौन सी नहीं आ रही कि क्या पता हमारा एक भी बोल्ट ऐसा हो जो हमारा क्या हो, डिफेक्टिव ना हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ भाई, 1 में से अगर ना होने की डिफेक्टिव मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरी क्या निकल के आएगी, होने की प्रोबेबिलिटी तो निकल के आएगी। यहाँ पर भाई हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E, होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ठीक है अब हमसे पूछ रहा है एटलीस्ट 1, कि कम से कम एक बोल्ट डिफेक्टिव होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी डिफेक्टिव होंगे, इसका मतलब ये है मतलब 10 बोल्ट हमारे, क्या पता हमारे 10 के 10 ही डिफेक्टिव हो। तो हम यहाँ पर इन सब से बचने के लिए हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने निकाल दिया कि हमने माना कि हमारा क्या पता एक भी बोल्ट ऐसा हो जो डिफेक्टिव ना हो। ठीक है तो हमने यहाँ पर ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी और हमने क्वेश्चन में यहाँ पर ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ही रखी है, हम क्या करेंगे उसे 1 में से माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस करेंगे तो हमारी होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस P0। ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या निकाली थी हमने यहाँ पर, P0 की प्रोबेबिलिटी थी यहाँ पर हमारी 0.3486। देखो भाई यही तो निकाली थी, नन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारी 0.3486, माइनस कर देते हैं हम यहाँ पर
0.3486। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, इसको सोल्व करो। 1 में से 0.3486 माइनस किया तो 0.6514, 0.6514 आया सभी को समझ में। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में किसके केस में यूज करते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में। अब देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में यूज करते हैं। अब इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, e की पावर लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। अब देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या, हमारे पास क्या है, x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल गिवन है, ठीक है, जिसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है हमारा ये e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। इसी को हम बोलते हैं पॉइजन वेरिएशन। क्या बोलते हैं इसको, पॉइजन वेरिएशन, ठीक है। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा है पॉइजन वेरिएशन। क्या है मेरे यहाँ पर, ये पॉइजन वेरिएशन, ठीक है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करूं, तो ये मेरा क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब देखो अब इसमें करते क्या है हम, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारा, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि n हमारा क्या है, काफी बड़ा है और p हमारा क्या है, छोटा है, तो उस केस में हम क्या करके चलते हैं, np को कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, p मेरा जो p है वो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो मेरा क्या है यहाँ पर, काफी बड़ा है, मान लो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो मेरा इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है मेरा, p जो है, p मेरा स्मॉल है और n जो है वो मेरा इनफाइनाइट की तरफ क्या कर रहा है, टेंड्स कर रहा है। तो जब ये इस तरीके की कंडीशन बनती है तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट लेते हैं हम लैम्डा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। बस अब देखो मैं तो वैसे यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन चाहिए, तो हमें यहाँ पर ये करना है क्योंकि हमें यहाँ पे मीन वेरिएंस निकालना है, तो हम वही निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। आया सभी को समझ में यहाँ पर। अब देखो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका मीन फाइंड करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो अब यहाँ पर हमें किस तरीके से निकालना है, देखो अब यहाँ पर हम मीन निकालते हैं। फर्स्ट इज मीन, हमें पता है मीन किस तरीके से निकलता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, भाई वही है सेम, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू समेशन x px, भाई यही तो हमारा समेशन x तो हमारा सेम है, px की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी पढ़ा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टर, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टर, ठीक है। ये हमारा ओपन करो, समेशन x e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन में x को लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, भाई इससे ये कैंसिल आउट हुआ। देखो यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है, ठीक। पर देखो यहाँ पर हमने n क्या माना था, इनफाइनाइट तक टेंड्स कर रहा था, तो हम यहाँ पे इनफाइनाइट तक ही मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या बचा यहाँ पे, समेशन x टेंड्स टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन में x माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 फैक्टोरियल है, वही सेम हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भाई इस मैंने बताया था इसकी तरह इस x माइनस जो भी हमारे नीचे फैक्टोरियल था इसके अकॉर्डिंग हमें ऊपर वाली वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1, तो मैं क्या करती हूँ, जहां पर ऊपर x है वहां पर x माइनस 1 बनाना है हमें। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, देखो समेशन x टेंड्स टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x, तो इसमें प्लस 1 माइनस 1 ऐड कर दो, भाई कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा अगर कैंसिल किया तो। यह है मेरा समेशन x टेंड्स टू